सो पाकिस्तान अभी भी रेलिवेंट है इस वर्ल्ड कप में। न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का मैच था और न्यूजीलैंड ये मैच हार चुका है और पता नहीं कैसे हार चुका है। ये समझ में आ रहा है कि डिसीजन मेकिंग न्यूजीलैंड की तरफ से आज जो थी वो मोस्टली नजर नहीं आती बेसिकली। जिस तरह 18वां ओवर फिलिप्स ने किया, क्यों किया? फर्गसन का भी एक ओवर पड़ा हुआ है, हेनरी का भी एक ओवर पड़ा हुआ है और सेंडर का भी अभी एक ओवर पड़ा हुआ था और ओवर करने आता है फिलिप्स। सो खैर बात करते हैं। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और जिस तरह ये बैटिंग कर रहे थे, पावर प्ले इन्होंने बड़े आई थिंक अकलमंदी से खेला। 55-56 रन थे उसमें और आउट कोई नहीं था। उसके बाद बड़े सुकून से लेके जा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि ये बड़े आराम से 180-90 शायद 200 भी कर जाए। लेकिन एंड में बॉलिंग जरा बेहतर की इंग्लैंड ने और इंग्लैंड ने 16 ओवर करवाए अपने स्पिनर से। शायद अगर विकेट को देखा जाए तो शायद इससे भी कम की विकेट थी। आई थिंक यहाँ पे कंपैरेटिव टोटल इससे भी कम, मे बी 20 रन मैं कहूँगा कि अगर 140-45 भी होता तो वहाँ पे भी मैच फंस सकता था। लेकिन खैर दोनों टीमों की बैटिंग बहुत अच्छी है और इंग्लैंड के पास जो एडवांटेज था कि सारी बैटिंग करते हैं। सो खैर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की। न्यूजीलैंड की तरफ से टीम साइबर्ट ने 35 रन बनाए 25 बॉलों में, 29 रन बनाए 19 बॉलों में। फिर एलन ने, फिर रविंद्रा आता है, वो जल्दी आउट हो जाता है 13 बॉलों में 11 रन बना के। फिर ग्लेन फिलिप्स आता है, 39 रन ओवर आता है। इसका भी टूर्नामेंट बड़ा जबरदस्त जा रहा है ओवरऑल, फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में। 28 बॉलों में इसने 39 रन बनाए। उसके बाद चैपमैन 9 बॉलों में 15 रन बनाता है। डैरिल मिचेल जल्दी आउट हो जाता है। सेंटर 9 रन बनाता है। 14 रन मैकॉन्की बनाता है। बट वो एंड में रिस्ट्रिक्शन इंग्लैंड की तरफ से होती है और वो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं न्यूजीलैंड को 159 पे। और ये भी आखिरी बॉल में छक्का लगा था न्यूजीलैंड की तरफ से, जो कि उसने मारा था सेंटनर ने। बॉलिंग की अगर इनकी बात करें तो आर्चर ने 3 ओवरों में एक मेडन किया, 24 रन दिए। अब ये देखें ना, यहाँ पे इंग्लैंड की मुझे समझ नहीं आई कि चौथा ओवर आर्चर ने नहीं किया। पहला ओवर इसने मेडन किया था, दूसरा ओवर में आई थिंक इसको 8 रन पड़े थे, फिर उसके बाद इसको 16 रन पड़े थे। आखिरी ओवर इसको करना चाहिए था बेसिकली। लियम डोसन ने 4 ओवरों में 32 रन दिए, एक आउट किया। सैम करन ने 1 ओवर किया, 10 रन दिए। आदिल रशीद ने 4 ओवरों में 28 रन दे के 2 आउट किया। आदिल रशीद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। विल जैक्स ने 4 ओवरों में 23 रन दे के 2 आउट किए और इन्होंने एंड पे डेथ बॉलिंग आदिल रशीद ने और विल जैक्स ने की थी। और आखिरी ओवर किया था बेसिकली उसने रेहान अहमद ने, और उसने बैटिंग भी क्या आगे की है। जैकब बैथल ने 1 ओवर किया, 13 रन दिए। रेहान अहमद ने 3 ओवर करके 28 रन दे के 2 आउट किए। अब यहाँ पे स्टैट्स कोई किसी के भी इतने कोई बुरे नहीं लग रहे कि जिसको बहुत ज़्यादा रन पड़े हों। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो आई थिंक इससे बेहतर बॉलिंग की जा सकती थी इंग्लैंड की तरफ से। उसके बाद अगर इंग्लैंड बैटिंग की बात करें तो इंग्लैंड की आई थिंक इन दोनों को पता नहीं, अजीब सा ही इनका चल रहा है टूर्नामेंट, फिल सॉल्ट और जॉस बटलर का। बटलर का तो मुझे लगता है कि आखिरी वर्ल्ड कप ही है, T20 वर्ल्ड कप। 0 पे आउट हुआ, 2 पे फिल सॉल्ट आउट हुआ और हेनरी क्या जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। बेसिकली पहले 2 ओवर देख के न्यूजीलैंड का तो मजा आ गया था, प्रॉपर फास्ट बॉलिंग देख के ना बड़ा मजा आ रहा था मुझे तो। लेकिन हम जाहिर बात है हम चाहते थे एज अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान अगर आगे जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंग्लैंड आज का मैच जीते कम अज़ कम, और अच्छे मार्जिन से जीतेगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बट वो ऐसा हुआ नहीं। बट बॉलिंग क्या कहते हैं उसकी, हेनरी की बड़ी ज़बरदस्त थी। हैरी ब्रूक ने 26 रन बनाए, सेटल लग रहा था 24 बॉलों में 26 रन बनाए, एक छक्का लगाया, 3 चौके उसने लगाए। 16 बॉलों में 21 रन बनाए जी बैथल ने भी, वहाँ पे थोड़ी सी पार्टनरशिप इनकी लगी। फिर बेंटन आया, बेंटन के भी 24 बॉलों में 33 रन अच्छे थे। सैम करन ने 24 रन बनाए 22 बॉलों में, और ये डीप लेके जाते रहे। आखिरी आई थिंक 3 ओवरों में तकरीबन आई थिंक 40 रन चाहिए थे, या 44-45, हाँ इतने रन चाहिए थे। और जो 18वां ओवर था बेसिकली फिलिप्स का, उसमें रन पड़ गए बेसिकली 22 रन पड़े थे आई थिंक उसको। और पहले रेहान अहमद ने एक छक्का लगाया, फिर उसने विल जैक्स ने एक छक्का लगाया, फिर 2 चौके लगाए उसने। उसके बाद फिर सेंटनर आता है 19वां ओवर करने, फिर आखिरी ओवर हेनरी करता है। फर्गसन का भी 1 ओवर पड़ा हुआ था। खैर 3 बॉल पहले ये मैच को खत्म करते हैं। बॉलिंग की अगर इनकी बात करें तो मैट हेनरी अपना भी 3रा ओवर कर रहा था, समझ से बाहर है मेरी। उसके बाद भी उसका 1 ओवर पड़ा हुआ था अभी, तो क्यों नहीं उसने 18 ओवर किया और आप फिर 20 ओवर क्यों नहीं किया? मे बी अब इसे सिर्फ यही कह सकते हैं कि या तो कुदरत का निजाम कह सकते हैं कि या तो न्यूजीलैंड की बेवकूफ़ी कह सकते हैं। उसके बाद फर्गसन के अभी 2 ओवर पड़े हुए थे,
मतलब मेरे ख्याल से उनके ज़हन में शायद वो था कि स्पिनर्स उन्होंने भी इस्तेमाल किए थे, 16 ओवर उन्होंने स्पिनर्स के करवाए थे, इस वजह से शायद उनके वो ज़हन में था। वैसे ये वाली बेवकूफ़ियाँ ना न्यूजीलैंड की तरफ से नज़र आती नहीं है। सेटलैंड ने 4 ओवरों में 29 रन दिए, इसको भी एंड वाले ओवर में मार पड़ी है। मैकॉन्की ने 1 ओवर किया, 13 रन दिए, 4 ओवरों में 43 रन पड़े फिलिप्स को। इसका भी आखिरी ओवर ये बुरा गया था। आई डोंट थिंक सो कि आखिरी वो ओवर इसे करवाना चाहिए था बेसिकली। 4 ओवरों में 19 रन देके 3 आउट किए रचिन रविंद्रा ने। इवन अब इससे भी बॉलिंग करवाई, अच्छी बॉलिंग कर रहा था ये, बट उस वक्त भी अगर आपके फास्ट बॉलर्स के ओवर पड़े हुए हैं और आपके फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है तो आपने क्यों नहीं करवाए? उनसे बॉलिंग करवानी चाहिए थी। आई थिंक इस सऊदी ने 2 ओवरों में 21 रन दिए, तो यहाँ पे ये बहुत अब इस सऊदी को आई थिंक 13वें ओवर 14 ओवर उसने पहले किया था, उसने टोटल 2 ओवर किए हैं, तो वो आज खेल क्यों रहा था फिर अगर उसने 2 ओवर ही करने थे तो? सो आई थिंक बड़ी गलतियां जो कि कम नजर आती हैं न्यूजीलैंड की तरफ से आज उन्होंने की हैं। और अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टेबल की क्या सूरत हाल है। ग्रुप 1 की अगर बात करें तो वो तो बड़ा सिंपल है, वेस्ट इंडीज़ और इंडिया में से जो जीतेगा वो आगे चला जाएगा। यहाँ पे ऐसे है ग्रुप 2 में कि न्यूजीलैंड अभी दूसरे नंबर पे ही है, और अभी जो न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो 1.390 है, इनका नेगेटिव में है पाकिस्तान का 0.461। सो अब यहाँ पे आई थिंक ऐसा कुछ होगा। अभी मैं जो देख रहा था एग्जैक्ट कैलकुलेशंस तो नहीं मुझे पता कि 65-70 रन से पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा, या तो फिर 13 ओवर्स में मैच जो है वो जीतना पड़ेगा अगर चेस कर रहे हैं तो। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि टोटल कितना होता है मेरे ख्याल से। और मुझे बेसिकली ये लगता है ये कैलकुलेशन जो 13 ओवर वाली आ रही थी वो ये था कि पाकिस्तान क्या कहते हैं अगर श्रीलंका 160 रन बनाता है, 55-60 रन बनाता है। सो मेरा ये मानना है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को अगर अपनी पूरी बेहतरीन टीम खिलाता है, प्लेइंग 11 ठीक खिलाता है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इनको 150 करने देगा। मुझे लगता है पाकिस्तान इनको कवर कर लेगा 120-30 पे कर सकता है। पाकिस्तान के पास एबिलिटी ये है, बट पाकिस्तान को बहुत समझदारी से चीज़ें करनी पड़ेंगी। पिछले 2 मैचों में तो बेवकूफ़ियाँ की हैं। अबरार अहमद को हमें खिलाना है भाई। इस टूर्नामेंट की प्लेइंग 11 में की अगर बात छोड़ें आप, हमारे पास 3 स्पिनर होने चाहिए थे, अबरार, सुफियान और उस्मान तारिक, और इन दोनों में से 2 जो थे वो प्लेइंग 11 में होने चाहिए थे। इसी तरह शदाब अगर बैठ जाता है तो सुफियान उसकी जगह पे आ सकता था, शदाब अगर स्क्वाड में ना होता तो। लेकिन आई थिंक वो बड़ी अजीब सी एक स्क्वाड की एक मिस्टेक थी स्क्वाड को सिलेक्ट करने की। अब हर सवाल उठ रहे हैं और सारी ये बातें जो आजकल हो रही है ना कि वो माइक हैसन की वजह से सारा कुछ, आई डोंट थिंक सो कि वो इतना स्ट्रांग है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये न्यूजीलैंडर्स जो बेसिकली होते हैं ना, ये बेसिकली काम होते हैं। और गैरी कर्सन और जेसन गिल्स्पी को जब हायर किया गया था उससे पहले भी माइक हैसन को अप्रोच किया गया था और इसने मना कर दिया था। बाद में फिर गैरी कर्सन आए थे और उन्होंने भी इसी वजह से छोड़ा था कि ज़ाहिर बात है उनको पावर, मेरिट की पावर नहीं मिल रही थी, मेरिट की पावर नहीं मिल रही थी कि मेरिट पे सारा कुछ होगा, इसलिए वो चले गए थे वो दोनों। उसके बाद अब ये वापस आ गए थे, इनको मना लिया था किसी तरह पाकिस्तान ने, और ये बेसिकली सेटल हो गए थे इधर। अब सेटल होने से मेरी मुराद क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से चलती हैं। न्यूजीलैंड को अगर देखें तो, या किसी भी वेस्ट के कंट्री को देखें तो बहुत डिफरेंट तरीके से चलती हैं। ये थोड़े से काम है इसीलिए यहाँ पे ये मैनेज हो रहे हैं। लेकिन एज ए मतलब फॉर एग्जांपल काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोचिंग के मसले वहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिसको आई थिंक देखा ही नहीं जा रहा। फिजियो वाले मसले नज़र आ रहे हैं। कल मैं देख रहा था वो ताबिश का शो, बेसिकली उसमें कई बातें ऐसी हो रही थी। अब्दुल रऊफ वो स्टेटिस्टिकली कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, साइंटिफिक बैक बातें थी वो, और वो सुन के तो इतनी हैरानगी हो रही थी कि हम बेवकूफ़ हैं वाकई। इतने बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं, हमने हायर किए हुए हैं बेसिकली। गोरे भी मेरिट में नहीं है बेसिकली। वो फिजियो वाली बात जो एक थी कि वो उन्होंने कहा था कि जी 8 साल से वो फिजियो है और ये मसले आ रहे हैं, इसमें फिजियो का बहुत अहम रोल होता है। तो क्या कर रही थी पीसीबी वहाँ पे? उनको पता ही नहीं है कुछ। सो दूसरी भी चीज़ आती है माइक हैसन की जो बात करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ठीक है वो ये कह सकते हैं, वो मेरे ख्याल से जो अप्रोच उनकी थी ना कि शादाब एक अच्छा T20 का प्लेयर है, उसको होना चाहिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज़्यादा, इससे आगे जो चीज़ें शुरू होती हैं ना वो पाकिस्तान में शुरू होती हैं। हमारे कल्चर में जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे शुरू होती हैं। आकिब जावेद कहाँ पे हैं इस वक्त? समझ से बाहर है वो, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे ये माइक हैसन इस वक्त फेस बन जाएंगे। एट द एंड क्या होगा? मैक्सिमम ये होगा कि वो छोड़ के चला जाएगा, वो सारा कुछ उसके ऊपर डाल देंगे।
तो जो सेफ्टी जिसको मिलनी है, प्रोटेक्शन जिसको मिलनी है वो मिल जाएगी। और मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करता, सिंपल सी बात है, हमें मेरिट को वैल्यू करना पड़ेगा बेसिकली, सिंपल सी बात ये है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेरिट पे आप करेंगे और आप मेरिट पे अगर टीम ले भी आए ना, उनको भी सेटल होने में टाइम लगेगा। पहले मेरिट पे आपको टीम बनानी पड़ेगी, उसके बाद अपने सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी अप्रोच को भी ठीक करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। हमें तो ये नहीं पता कि हमें टीम कैसी बनना है। आपके पास ये आप ये उठा लें, कोई भी प्लेइंग 11 उठा लें, टॉप ये पाकिस्तान 7वें 8वें नंबर पे है, उठा लें टॉप 8 टीमों में से कोई भी टीम। पाकिस्तान स्किल लेवल पे कहीं पे भी मैच नहीं करता किसी से भी, स्पेशली T20 और T20 में बेसिकली नहीं मैच करता। स्किल लेवल वो नहीं है, अप्रोच वो नहीं है, माइंडसेट वो नहीं है, गेम अवेयरनेस वो नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस कोई नहीं है, कुछ नहीं पता इनको। खैर ये सारी चीजें हैं और ये ब्लेम जो ये माई हैजन में किया जा रहा है कंप्लीटली मैं इनका कसूर नहीं समझता, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में जो बेवकूफियां की हैं ये बहुत गलत है, ये बहुत ज्यादा हो गया है कि अबरार बाहर बैठ गया। मैं नहीं समझता कि अबरार बाहर बैठ सकता है, और अबरार और एक क्या नाम है साजिदा फरहान, ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो बाहर नहीं बैठ सकते, मुझे बेसिकली ये लगता है। और दूसरी ये चीज़, एक बात जो अब ये हो रही है कि कप्तान भी चेंज होगा, जो कि हर दफ़ा होता ही है, मुझे नहीं लगता हमें कप्तान चेंज करना चाहिए। हमारे पास कोई नहीं, हम सबको ट्राई कर चुके हैं, इवन शादाब भी कप्तान बन चुका हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये करेंगे, शादाब को बना देंगे कप्तान, बट होना नहीं चाहिए। आइडियली मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, टीम में चेंजेस की ज़रूरत है, मेरिट में चीज़ें होनी चाहिए, बट आई थिंक कप्तान नहीं हमें चेंज करना चाहिए, हमारे पास ये बेहतर ऑप्शन है। बाकी जो आई थिंक मैं एक बात करता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो मीडिया में बातें होती हैं ना, तज्जियाकार आके बात करते हैं, इवन मैं ताबिश के शो की अगर मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी हद तक सेंसिबल बातें होती हैं, बट उस वहाँ पे भी आप ये देखें कि एक्स क्रिकेटर्स ही बैठे हुए हैं, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, राशिद लतीफ़, कई दफ़ा उनकी बातों की भी सेंस नहीं बनती, वो ऐसे नज़र आता है कि वो पर्सनल खुन्नस कोई है। और वो दूसरे शोज़ की मैं अगर बात करूँ, आपको याद होगा कि डायरेक्टर थे एक टाइम पे मोहम्मद हफीज़, वो भी चले गए थे। वो क्यों चले, वो भी इसी वजह से चले गए थे। जाहिर बात है कि वो एक सीधा बंदा था, वो कहता था कि ये करना है तो करना है। उसके बाद मैं कभी एक देख रहा था, मैं वो सकलैन मुश्ताक का क्लिप को ही देख रहा था, वो डिफेंड कर रहे थे अभी भी शादाब को, सीरियसली। वो हफीज वो बैठा हुआ था उधर, उसने तो वो बातें की जो उसको करनी चाहिए थी, बिल्कुल मेरिट में वो बातें थी, और मैं हैरान था वैसे सीरियसली। और ये लोग हमारे सिस्टम में थे। मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, हम लोगों को असल में पता ही नहीं है कि हमें किस तरह के लोग चाहिए और उनके अंदर क्या एबिलिटीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम हेड कोच की मिसाल लेते हैं ना, किसी भी लीडरशिप के रोल के लिए, लीडरशिप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आती जहां पे सिर्फ मैनेजमेंट का काम आता है, प्लेयर्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्रिकेट का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब बात की जाती है ना कि प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म की, जहां पे सिर्फ आपको चीजें मैनेज करनी है, प्लेयर्स की हद तक मैं बात नहीं कर रहा डायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली जो प्लेयर्स के साथ भी जो लीडरशिप रोल्स में होते हैं, जिस तरह हेड कोच हो गया, इवन मैनेजर हो गया, इनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। आप ये देखें, ये किस रोल में आते रहे हैं, वकार यूनुस वगैरह, मिसबाहुल हक, ये सकलैन मुश्ताक, ये जिस रोल में आते रहे, वहां पे भी वो एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ एबिलिटीज चाहिए, जहां पे आपने प्लेयर्स को मैनेज किसी ना किसी हद तक करना होता है। और इनकी सोच इतनी डिफेंसिव और इतनी अजीब सी है, मैं हैरान था कि वो टीवी में बैठ के वो अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने अबरार को बाहर बिठा दिया, अपनी प्लेइंग 11 उन्होंने बनाई, तो मैं हैरान था इस चीज पे। और एज अ बॉलर इतनी मैं रिस्पेक्ट करता हूं उस बंदे की, जो एबिलिटीज उस बंदे में थी। उनका तो करियर ही बड़ा छोटा था सकलैन मुश्ताक का, बट उनमें जो एबिलिटीज थी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उस बंदे की। बट ये सोच नहीं होनी चाहिए बेसिकली। सो खैर, इवन रमीज राजा के साथ भी वो बने थे, मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब वो चेयरमैन बने थे, लेकिन वो भी जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे ना, बिल्कुल वन वे जाके बाबर को, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उस वक्त हमने बेंच स्ट्रेंथ कोई नहीं बनाई और वो अभी भी ये चीज़ कर रहे होते हैं। सो खैर, ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। उम्मीद मुझे कोई नहीं है ठीक होने की। बाकी फिर आपसे बात होती है।